बाजार इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां तेजी की उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी हैं। एक तरफ इकोनॉमी में रिकवरी के साफ संकेत दिख रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका में चुनाव और कोरोना की अनिश्चितताएं बाजार को अटका भी रही हैं। ऐसे में निवेशक क्या करें, किन सेक्टर में निवेश करें ताकि अगली दिवाली तक शानदार पैसा बने? दिग्गज अब बाजार पर क्या राय दे रहे हैं, इसी मुद्दे पर दिवाली से पहले पेश है खास कार्यक्रम शुभ निवेश। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अबैकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया और एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक। स्वागत है आप दोनों का ही, और आप दोनों को ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम के साथ हम अपना दिवाली स्पेशल्स का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ऐसे में सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने बात की, जो कॉन्टेक्स्ट है इस समय बाजार का, जो माहौल है, उम्मीद भी है और चिंताएं भी हैं, आपको कैसा नजर आता है बाजार यहां से आगे? बाजार में हर समय आशाएं भी रहेंगी, चिंताएं भी रहेंगी। इस समय बाजार में दोनों चीजें हैं। एक हमें ये याद रखना चाहिए कि जो कोविड रिलेटेड जो बहुत ही बड़ा एक करेक्शन आया था मार्च में, उसके बाद में उतना ही तेजी से बाजार में तेजी भी आई है। और अब जो है, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा एक अच्छे, आई वुड से बैलेंस्ड मोड पे है, जहां हमें यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार है। वहां थोड़ी जो है सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया है, उसका भी एक थोड़ा सा आई वुड से कंसर्न है। लेकिन आप अगर इंडिया में देखें तो जो भी नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमी में भी और कंपनी के रिजल्ट में भी, आई थिंक दे आर मच अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो मेरा मानना है कि जब एक दो तीन जो बड़ी चिंताएं हैं ये थोड़ी सी कम होगी, तब बाजार में एक नया ऑप्टिमिज्म और एक नई तेजी की उम्मीद हम बना सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेयरली बैलेंस बट पॉजिटिव बायस। तो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चिंताएं हैं, लेकिन हमारी अपनी स्ट्रेंथ आपको बेहतर दिखती है। तो इसका मतलब एक बार ये इलेक्शन का ओवरहैंग निकल जाए, उसके बाद विक्रम जी, आपको लगता है कि बाजार नई तेजी पकड़ेगा यहां से आगे? किस तरह के टारगेट्स आप लेके चलेंगे मार्च के लिए या फिर अगले दिवाली के लिए? तो मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है सुनील से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोविड के बाद जो मार्केट की रिकवरी आई है वो इतनी प्री एक्सपेक्टेशन में आई हुई है। और आज आप देखो तो सारे नंबर्स पे काम करें तो इंटरेस्ट रेट्स काफी बॉटम पे हैं, इन्फ्लेशन काफी ऊपर चला गया। लास्ट 3-4 महीने से इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी रहा है अपने इंडिया में। अगर आप कंज्यूमर इन्फ्लेशन देखें तो करीबन 60% पे है, आप कोर देखें तो 5% पे, और इवन द फूड इन्फ्लेशन 10% पे है। तो इंटरेस्ट रेट का ज्यादा यहां से नीचे जाना इतना मुमकिन नहीं है। ज्यादातर ग्लोबली अगर आप देखें सब जगह पे स्टिमुलस ड्रिवन रैली हुई है और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हुई है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट जिस तरह से अभी चल रहा है दो पहियों पे अलग अलग जगह पे, जैसे एक तरफ आप देखो, जैसे सुनील ने बताया, जहां अर्निंग्स आ रही है वहां पे मार्केट अच्छा रिवॉर्ड कर रहा है। और मुझे लगता है कि शायद इंडेक्स यहां से कोई बड़ा चल आप कह रहे हैं बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 19-20 टाइम FY22 पे है इंडिया में, 34 टाइम यूएस में है। तो इंडेक्स में बड़ी मूवमेंट मुझे नहीं लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि जहां पे अर्निंग सरप्राइज करेंगी थोड़े बहुत सेक्टरों में, जैसे लास्ट एक साल में हुआ है। अगर आप कैलेंडर ईयर 2020 में देखें तो आईटी ने 30% रिटर्न दिया है, फार्मा ने 42% रिटर्न दिया है, बट ओवरऑल मार्केट 10% डाउन है और बैंक्स अभी भी 30% डाउन है। तो मेरा ये मानना है कि यहां से मार्केट वैसे ही चलेगा जैसे अर्निंग्स के नंबर आएंगे। और मुझे लग नहीं रहा है कि इंडिया में अर्निंग सारे सेक्टर्स में आएंगी। जो 2-3 सेक्टर्स है, 3-4 सेक्टर्स है जहां अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है, वहां मुझे लग रहा है अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, तो वहां रिटर्न्स डेफिनेटली। तो आपकी राय जो थोड़ी सी अलग है, आपकी समझ से कौन से वो सेक्टर से, उसकी हम बात करेंगे और सुनील जी के भी पसंद के सेक्टर्स या थीम्स जानेंगे। लेकिन सुनील जी, सबसे पहली बात, आप कह रहे थे डोमेस्टिक पिक्चर अच्छी है, लेकिन विक्रम जी का कहना है कि डोमेस्टिक तस्वीर भी उतनी अच्छी नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हुई है। एक तो ऑब्वियसली जो फिस्कल स्टिमुलस हुआ है सब जगह, उसका एक इम्पैक्ट है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट है ना, एक ये चीज सामने आई है कि ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स। अल्टीमेटली ठीक है, हमें सबको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, थोड़ा केयर रखना चाहिए, बट जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना आदमी की, वो हम दबा नहीं सकते हैं। तो वी विल कंज्यूम, वी विल स्पेंड मनी, आगे पीछे वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले हम करते थे।
उसका तरीका चेंज हो जाएगा, उसका मोड चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है कि हम पहले बाहर जाके पिक्चर देखते थे, अब घर में देखेंगे। शॉपिंग मॉल में जाके करते थे, अब ऑनलाइन पे करेंगे। तो वो सब होगा, बट एक बहुत ही क्लियर ये सामने आ रहा है कि एक तो जितना खराब लोगों ने सोचा था उतना खराब है नहीं, इनफैक्ट बेटर है। अगर आप अक्टूबर के नंबर्स देखो तो कार और टू व्हीलर सेल्स रिकॉर्ड है। इट इज नॉट प्री कोविड लेवल बट इट इज हाईएस्ट एवर। अपना जीएसटी कलेक्शन लाइन पे आ गया है। इंडिया को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है एक्सपोर्ट ग्रोथ का। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना इज बिकम द विलन ऑफ द वर्ल्ड। आज हर कंट्री ये चाहती है कि थोड़ा बहुत उनका जो इंपोर्ट है चाइना से वो कम हो और दूसरे कंट्रियों से ज्यादा करें। आई थिंक और उसमें इंडिया इज बेनिफिटिंग। फार्मा हो, केमिकल हो, अभी टेक्सटाइल्स है, थोड़े बहुत मशीनरी में भी है, तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। हाँ, थोड़ा हो ये जो इन्फ्लेशन का है, आई थिंक वो भी सीजनल है। एक बार ये जो नया क्रॉप आएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो हमारा ये मानना है कि इन्फ्लेशन भी है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि अगले 3-4 साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स को 2 चीजों का बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स और एक लोअर पावर कॉस्ट। आज इंडिया में पावर कॉस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। अब कोयले के भाव और ऑयल के भाव जिस हिसाब से गिर रहे हैं, सोलर पावर के भाव जिस हिसाब से गिर रहे हैं, काफी रिफॉर्म हो रहा है पावर सेक्टर में ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉस कम हो। तो पावर सेक्टर में जो कमी आ सकती है रेट्स में, और जिसका बड़ा फायदा कॉर्पोरेट्स को हो सकता है। और वैसे इंटरेस्ट रेट्स आज हर छोटी कॉर्पोरेट 11-12% पे बोरो कर रही है, जबकि फिक्स डिपॉजिट के रेट हो गए 5%। तो ये 11-12 आराम से 8-9% पे आ सकते हैं। तो ये 2 चीजों का फायदा अभी तक हमें देखने नहीं मिला है और देखने मिलेगा। और जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं उसका फायदा हमें देखने मिल रहा है कार सेल्स में और मकानों के सेल में। आज रेजिडेंशियल हाउसिंग अगेन ऑल टाइम हाई। अभी उसके नंबर आएंगे अक्टूबर के। मुझे तो ये पक्का उम्मीद है कि ये ऑल टाइम हाई फ्लैट्स के सेल नजर आएंगे। जिस हिसाब से सब जो बिल्डर से हम बात कर रहे हैं वो ट्रेंड से पता चलता है। मेरे हिसाब से तो काफी ऑप्टिमिज्म है, बट देखिए आगे क्या होता है। आपने जो कहा कि बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, इनफैक्ट जो आरबीआई की एमपीसी के नए सदस्य हैं उनका भी ये कहना है, सीमा गोयल हैं या फिर जेआर वर्मा है, उन्होंने भी अपनी पहली मीटिंग में यही कहा है कि जो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है उसको कम करना है। आरबीआई ने काफ़ी रेट कट किए लेकिन उसका फ़ायदा आगे आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ऐसे में ये जो तस्वीर आप ग्रोथ की पेश कर रहे हैं उसको देखते हुए सुनील जी, क्या आपको लगता है कि सरकार को अभी एक और स्टिमुलस लाने की जरूरत पड़ेगी या इकोनॉमी का मोमेंटम काफी है? और क्या बाजार कुछ ये अनुमान अभी लगा के चल रहा है कि एक और स्टिमुलस आएगा? देखो, स्टिमुलस आएगा तो कोई ना नहीं कहने वाला है, वो अच्छा ही है, वेलकम ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल लीड टू ग्रोथ। बट मेरा ये मानना है कि अब तक जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, अगर उसी का एग्जीक्यूशन अगर ठीक से हो जाए तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। जो ये पीएलआई स्कीम है बहुत ही अच्छी चीज है, और जैसे मैंने कहा चाइना इज बिकम द विलन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये डबल इम्पैक्ट है उसका। एक तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, प्लस आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हो। और इंडिया में ये आप मानिए सबको जान लेना चाहिए कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का एक ही तरीका है, वो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्योंकि एग्रीकल्चर और सर्विसेज में अब ज्यादा जगह नहीं है कि और नए लोगों को आप रोजगार दे सको। तो जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग जो 15-17% है अपना जीडीपी का, वो 25-30% पे नहीं पहुंचता है, तब तक जो 1 करोड़ नए ग्रेजुएट हर साल हम जोड़ते हैं अपने सिस्टम में, उनको रोजगार देना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आई थिंक अगर सॉरी ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आत्मनिर्भर, पीएलआई स्कीम, अगर इसी को ठीक से हम एग्जीक्यूट कर लेना तो आई थिंक यू विल सी आवर जीडीपी ग्रोथ गोइंग अप टू 8-9%। द अदर थिंग इज के इंडिया का जो ग्रोथ है कम से कम 1 से 1.5% वो एफडीआई और एफआईआई फ्लोज पे निर्भर होता है, और इसमें काफी पॉजिटिवनेस है। आई थिंक लास्ट 1 साल में अगर आप देखो तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे है, $560 बिलियन। अच्छे एफडीआई फ्लोज भी आए हैं। अगर वो बरकरार रहे तो जो कैपिटल चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैसिलिटी लगाने के लिए, वो कैपिटल भी मिलती रहेगी। I think the government has to focus on execution and encouraging investors to come into the country. तो अगली दिवाली तक इंडेक्स का कोई टारगेट है सुनील जी आपका? नहीं, मेरे हिसाब से तो $70-80 बिलियन इंडिया में थ्रू एफआई एंड एफडीआई रूट आना हर साल कोई बड़ी बात नहीं है। और एक दूसरी चीज है, आज चलो यूएस में इलेक्शन है तो हमें पता नहीं है, बट ट्रेंड जो है वो है यूएस डॉलर के वीकनिंग होने का। और उस चक्कर में क्या होता है ना, एक कैरी ट्रेड
क्रिएट होता है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट से 0.5%, आपका करेंसी थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, तो देयर इज एन इंसेंटिव वहाँ के इन्वेस्टर को कि वहाँ बोरो करके आप दूसरे कंट्री में लगाएं। और 2003 और 8 के बीच में यही हुआ था कि इंडिया में जो एफडीआई फ्लोज आया था, दैट ड्रोव द जीडीपी ग्रोथ एट 8%। तो आई थिंक वहां पे भी वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने विक्रम जी के करीब करीब सारे मुद्दों का जवाब दे दिया। विक्रम जी, ये यूएस इलेक्शन पे मैं आऊं उसके पहले अगर आपको जोड़ना चाहें। मेरा ये मानना है कि सुनील के कुछ पॉइंट बराबर हैं, एंड विच आई सेड अर्लियर कि कोई कोई सेक्टर जहां पे ग्रोथ आएगा, फार्मा है, आईटी है, या आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखोगे तो ग्रोथ है काफी सेक्टर में, बट यू कांट पेंट अ फुल पिक्चर ऑन द मार्केट, बिकॉज आप ये भी देखो कि यूएस ने जो पिछले 6 महीने में नोट प्रिंटिंग की है, इट्स अ 1 क्वार्टर ऑफ द होल लाइफ टाइम प्रिंटिंग ऑफ द नोट्स। तो देयर इज नॉट मच कैपेबिलिटी फॉर यूएस आल्सो टू गो फॉर वन मोर स्टिमुलस। और आज जो भी है वो लिक्विडिटी ड्रिवन चल रहा है। आज एफडीआई एफआई की बात करें तो पिछले 5 साल में एफआई ने कोई पैसा डाला नहीं इंडिया में नेट लेवल पे। एफडीआई अगर जो आया है इंडिया में खाली रिलायंस को ही आया है, तो बाकी एफडीआई तो इंडिया में कोई बड़ा एफडीआई ऐसा साइजेबल नहीं है। ये साल का फिगर देखो तो $35 बिलियन जो आया है वो सारा $34-35 बिलियन रिलायंस को गया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि काफी रूम है काम करने के लिए। और दूसरा एक क्या हुआ है कि आज जो कंज्यूमर का पॉकेट है उसमें कैसे हुआ है कि आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, आपका जीएसटी हाई लेवल पे है, आपकी पेट्रोल और इसकी कस्टम ड्यूटीज बढ़ी हुई है, तो कंज्यूमर का जो पॉकेट है वो श्रिंक हुआ है काफी कंपेयर टू 2 इयर्स बैक। और ऊपर से कोविड का जो शॉक है वो 1-2 साल तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन पे रहेगा। कमिंग टू ऑटो सेल्स नंबर जो आपने देखे, ये मैंने कि इट्स ऑन ऑल टाइम हाई, इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड नंबर। बट मेरा ये मानना है इसमें 3 टाइप की चीजें देखनी पड़ेंगी अपने को, कितना पेंटअप था, कितना यूरो 6 का पेंटअप था, और ये थोड़ा सा पर्सनल मोबिलिटी को लेके अभी ट्रेनें वगैरह बंद है काफी जगह पे, उसका भी एक डिमांड पुश आया है। बट एक बार सब नॉर्मल हो जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेस पे ऑटो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं पूरा ऑटो की बात नहीं कर रहा बट ओवरऑल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ऑप्टिमिज्म काफी है, लिक्विडिटी काफी है, तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, तो जब तक लिक्विडिटी है चलती रहेगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। बट मेरा ये मानना है कि 20 टाइम एक ईयर फॉरवर्ड, और अगर 34 टाइम अमेरिका जो ऑल टाइम हाई फॉरवर्ड पे है, वहां से रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड अपनी फेवर में नहीं। ये आर्ग्यूमेंट अगर मार्च में होती तो शायद मैं एग्री होता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिटर्न थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है और वैल्यूएशन भी ऑल टाइम हाई पे। ओके, तो आप अमेरिकी और भारतीय दोनों ही बाजारों को लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से हम ऊपर के स्तर पे हैं। सुनील जी, चूंकि आप यूएस इलेक्शन की बात आपने 2 बार कही, क्या फर्क पड़ेगा हमारे रिटर्न्स पे कि यूएस में प्रेसिडेंट कौन बनता है, पहले 1 महीने के लिए और आने वाले 1 साल के लिए बाजार पे कितना असर होगा? आप एक दिन का भूल गए। अगर आप 2016 में अगर आप देखें 2016 में तो ट्रंप के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और ऐसा कहा जाता था कि अगर ट्रंप आ गया तो बाजार गिर जाएगा, और ट्रंप आया भी, एक दिन के लिए बाजार 8-9% गिरा भी, और उसके बाद में है ना एवरीवन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अदर फैक्टर्स। अब की बार पूरा उल्टा है। अब की बार ये माना जा रहा है कि अगर ट्रंप नहीं आया तो बाजार गिर जाएगा। अभी पता नहीं क्या होगा फ्रैंकली, बट ब्रॉड लेवल अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है या डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है। अल्टीमेटली एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है, जो उनके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो कंटिन्यू रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर डेमोक्रेट आएंगे तो टैक्स रेट बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत रिपब्लिकन आएंगे तो टैक्स रेट कम हो सकता है, उसके हिसाब से 2-5% यहाँ वहाँ हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जो भी होगा वो स्टार्टिंग के 15-20 दिन 1 महीने में हो जाएगा, उसके बाद में वी विल लीड अ नॉर्मल लाइफ। दूसरा, सी व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन द मार्केट, उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट आपको 20% 30% रिटर्न हर साल देगा। हमें अब मार्केट में जो रिटर्न है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ेगा। अगर आपका फिक्स्ड इनकम रिटर्न 5% है और उस पर आपको टैक्स लग रहा है 30-40% और आपका नेट रिटर्न 30-3.5% आ रहा है, तो आई थिंक इवन इफ यू आर एबल टू मेक 9-10% रिटर्न फ्रॉम लार्ज कैप, एन इन्वेस्टर शुड बी हैप्पी। सो टू दैट एक्सटेंट, व्हेन जब हम बोलते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव हैं, आई थिंक द रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े से हर इन्वेस्टर को अभी मैच्योरिटी से थोड़े कम कर देने चाहिए। ओके, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे इस बात का असर जरूर पड़ सकता है कि अमेरिका में
कौन राष्ट्रपति बन रहा है। तो इस पे विक्रम जी की क्या राय है ये जानेंगे, और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि वो एक खास सेक्टर्स थीम्स पे फोकस रख के चलेंगे यहाँ से आगे, तो वो कौन सी हैं इनकी पसंद की थीम्स, सेक्टर्स या स्टॉक्स। ब्रेक के उस पार स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। दिवाली के पहले हम बात कर रहे हैं देश के दो जाने माने फंड मैनेजर्स के साथ। हमारे साथ सुनील सिंघानिया साहब मौजूद हैं और विक्रम कोटक जी भी मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। विक्रम जी, ब्रेक से पहले सुनील जी ये कह रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज शुरू की, जिससे तमाम दुनिया भर से आने वाले इंपोर्ट पे फर्क पड़ा, हालांकि उसके बावजूद भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों का कारोबार पिछले साल डेढ़ साल के दौरान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। क्या अगर प्रेसिडेंट बदल जाते हैं तो ये पॉलिसीज बदलेंगी, और जैसे खुद ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं जीत कर आया तो बाजार में तेज़ी होगी और बाइडेन जीत कर आए तो बाजार गिर जाएगा, आपको क्या लगता है? ट्रम्प जी तो वैसे ट्विटर के किंग हैं, उनको माना जाता है कि ट्विटर में वो कुछ जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मेरा ये मानना है जो सुनील ने कहा मैं फुल्ली एग्री करता हूं कि जिसमें आज क्या होता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसकी इंपैक्ट पूरी दुनिया पे आती है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म इश्यूज रहते हैं, बट हर गवर्नमेंट को बिजनेस चलाना है, वेदर वो बिडेन हो या ट्रम्प हो। मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा है कि ट्रम्प के आने से ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म और बढ़ेगा और चाइना पे ज्यादा तलवार लंबी होगी, बट ये सारे शॉर्ट टर्म के मामले हैं। और बिडेन आने से मुझे लगता है थोड़ा सा डाइल्यूजन हो जाएगा जो चाइना के अगेंस्ट जो भी वेव चल रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ट्रम्प will be very beneficial to US economy, or Biden will be actually, in my view, which will be much more dilutive for the whole world, including pharma sector for India, positive for India. But आप ये देखो कि लास्ट 5 साल में ट्रंप ने H1B वीजा पे इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे आपने ही बताया, फिर भी इंडियन आईटी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सब शॉर्ट टर्म में ठीक है, एक आध महीना उसकी चर्चा रहेगी, 15 दिन 20 दिन, एक महीना वॉलेटिलिटी रहेगी, बट फिर से हम अपनी लोकल इकोनॉमी पे आ जाएंगे। और आप देखिए कि यूएस की बैंडविड्थ ऑफ ताकत कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ handling the global trade, handling the global consumption, and also top 7 कंपनी यूएस की आज $750 बिलियन पे बैठी हुई है कैश पे। तो देखा जाए तो यूएस एक अलग ही पूरे रोड और राउंड पे चल रहा है। बट मेरा ये भी मानना है कि एक बार ये जो फिस्कल स्टिमुलस जो चल रहा है अभी, और शायद एक आध फिस्कल स्टिमुलस और भी आ जाए, ट्रंप आए या बिडेन आए, पर उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे लगता है कोई फिस्कल स्टिमुलस आ नहीं सकता है, और नहीं तो उनकी बैलेंस शीट और भी खराब। बिल्कुल। तो जो मैंने कहा विक्रम जी अब इतना सारा प्रिंटिंग किया हुआ है पैसों का कि यहाँ से ज्यादा स्टिमुलस की जगह नहीं है। तो समरी ये है कि इंडिया के लिए 15-20 दिन की वॉलेटिलिटी है, बट उसके बाद आपको एक स्मूथ राउंड मिलेगा। बिल्कुल। तो ये बताइए, जो आप लगातार कह रहे हैं शुरुआत से कि आपको लगता है कि कुछ खास सेक्टर्स हैं जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन वो शायद प्राइस्ड इन है, यहाँ से अब मौके आपको कहाँ दिखते हैं? जो सारे दर्शक देख रहे हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आप उन्हें कहाँ निवेश की सलाह देंगे। मेरा ये मानना है प्रदीप जी के आप अगर देखो तो डाइवर्जेंस काफी बड़ा रहा है। फार्मा आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सामने आप दूसरे सेक्टर देखें, अगर मेटल देखें या पीएसयू देखें या बैंकिंग देखें, एनबीएफसी देखें, इन्होंने बहुत खराब परफॉर्म किया है। मेरा ये मानना है अभी शॉर्ट टर्म में शायद ये यूएस की वजह से आईटी फार्मा में करेक्शन थोड़े टाइम तक रह सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5-10 साल के लिए अगर पैसा किसको डालना है तो इंडिया के फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में फिर से पैसा डालना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है काफी बड़े बेनिफिट्स आ सकते हैं। और आईटी पर्टिकुलरली इसलिए कि वर्ल्ड का जो आउटसोर्सिंग लेवल है वो काफी बढ़ जाएगा, और इंडियन कंपनीज बहुत ही अच्छे पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, और हर साल आप अगर देखो तो इंडिया में 5 करोड़ लोग नए आते हैं जॉब मार्केट में, और इसमें काफी सारे लोग आईटी कंपनीज के अंदर पेरोल में जाएंगे। तो मुझे ऐसा मानना है ब्रॉडली कि आईटी कंपनीज, इनके डील फ्लोज देख लो, इनकी अपॉर्चुनिटी देख लो, डिजिटल साइड पे, क्लाउड साइड पे, तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आईटी कंपनीज के लिए अभी दुनिया में है, और इंडिया जैसा आईटी सेक्टर किसी का नहीं है। तो मुझे लगता है आईटी और फार्मा, और 2 और सेक्टर जो मुझे लग रहे हैं, जिसमें एक सुनील ने भी बताया कि लोग अगर बाहर मूवी देखने जाएंगे तो क्या करेंगे, तो घर पे बैठ के ओटीटी देखेंगे, स्ट्रीमिंग देखेंगे। तो मुझे लगता है मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर जो इंडिया का है, और उसमें काफी सारे इश्यूज भी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ रहा है, आज मोबाइल डेटा पिछले 2 साल में 3.5 गुना बढ़ा है कंजम्पशन इंडिया का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया और टेलीकॉम जो 2 छोटे सेक्टर्स हैं, वहां पे मुझे लगता है कि आरपू इतने नीचे आ चुके हैं कि इससे नीचे ज्यादा जाने की जगह नहीं है। और यहाँ से अगर आरपू नहीं बढ़े
बट कंजम्पशन की जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली बेनिफिट करेंगी ये दोनों सेक्टरों को। तो फार्मा, आईटी, टेलीकॉम एंड मीडिया मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी अच्छा पैसा अगले 4-5 साल के व्यू से बन सकता है, अगर आप इस करेक्शन में जो भी करेक्शन आए उसमें आप इन्वेस्ट करें। ओके, सुनील जी आपकी क्या राय है? आई थिंक मोर और लेस सेक्टर्स तो कॉमन ही है, बट मेरा ये मानना है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में आपने देखा बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। आई थिंक इस साल का मे बी सबसे खराब सेक्टर स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज फाइनेंशियल रहा है। बट जैसे जैसे उनके भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने देखा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और इवन सम पीएसयू बैंक जैसे बॉब, कैनरा बैंक, आई थिंक सबके नंबर्स दे हैव सरप्राइज्ड ऑन द पॉजिटिव। इनफैक्ट थोड़ी जो एनबीएफसीज आए हैं जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट, चोलामंडलम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके भी नंबर काफी अच्छे आए हैं। तो ये जो फियर था ना कि कोविड को रिलेटेड ये रिस्ट्रक्चरिंग बढ़ जाएगा या एनपीएस बढ़ जाएंगे, आई थिंक थोड़े बढ़े हैं बट दे आर मच लोअर देन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एक हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर्स काफी फायदा इनको देखने को मिलता है, तो उसका भी फायदा आएगा। तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा अल्फा प्ले चाहिए जहां पे हाँ वॉलेटिलिटी हो सकती है ज्यादा, बट जिसमें अभी वैल्यू भी है, जो ज्यादा चले भी नहीं है और जिसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स कैन बी दैट सेक्टर। दूसरा, आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद आईटी एंड फार्मा। ऑब्वियसली स्टॉक के भाव काफी बढ़ गए हैं तो आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हो सकता है पूरे के पूरे सेक्टर नहीं चले बट उसमें चुनिंदा शेयर चलें। और मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स में भी थोड़ा सा एक आपको पॉजिटिवनेस दिख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, तो आई थिंक सीमेंट कैन बी अ डार्क हॉर्स। छोटा सेक्टर है, उसमें आप ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते बिकॉज सेक्टर भी बहुत छोटा है, बट दैट कैन अगेन बी अ सेक्टर जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ओके, तो बैंक, एनबीएफसी, सीमेंट, ये सुनील जी को पसंद है और आईटी फार्मा पे भी वो बुलिश है। साथ ही साथ विक्रम जी भी आईटी और फार्मा पे आपको लगातार निवेश की राय दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिवली, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं। साथ ही मीडिया और टेलीकॉम ये विक्रम जी की लिस्ट में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने और इस चर्चा के लिए। तो दिवाली के शुभ निवेश पर आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से और हमारे सारे दर्शकों को भी जो हमारे साथ ये कार्यक्रम देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अगले एक साल के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाने का पूरा गाइडेंस मिल चुका होगा, लेकिन ये शुरुआत है। दिवाली पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। सीएनबीसी आवाज पर आप देखते रहिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।